नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की बुक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के पाठ 12 लखनवी अंदाज का हम सारांश करेंगे। इसके लेखक हैं यशपाल जी। लखनवी अंदाज में लेखक ने उन लोगों पर व्यंग किया है जिनका राजपाट यानी सामंत, उनका राज्य तो चला गया है, ठाठ बाट चले गए हैं, लेकिन जो जीवन की शान पान का दिखावा करते हैं वे जीवन की सहजता व स्वाभाविकता को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इस रचना का प्रमुख संदेश दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली को दिखाना है। एक और दूसरी बात इसमें लेखक ने बताई है कि क्या कोई भी कहानी बिना घटना, बिना विचार या बिना पात्रों के लिखी जा सकती है? इसका उत्तर तो होगा नहीं, लेकिन लेखक ने इस पाठ में साबित किया है कि बिना घटना, बिना विचार और बिना पात्रों के भी कोई कहानी लिखी जा सकती है। जो हम इसको पढ़कर ही हम ये बात जानेंगे कि लेखक ऐसा क्यों कह रहा है। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यशपाल जी का थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। यशपाल जी हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक थे। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कांगड़ा में हुई थी और ये लाला लाजपत राय के भी सहपाठी भी रहे हैं। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यहीं उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। इसके बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए और उनकी मृत्यु 1976 में हो गई थी। यशपाल जी की कुछ रचनाएं हैं। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति साफ दिखती है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़िवादियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। कहानी संग्रह हैं उनके ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता और उपन्यास है झूठा सच। यह भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यानी इसमें भारत का जब विभाजन हुआ था तो उसकी यहाँ पे बातें बताई गई हैं, उसका मार्मिक उल्लेख किया गया है इसमें। अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। तो अब हम पाठ का सारांश शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ का सारांश शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी एक व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है। यानी जो यहाँ नवाब हुआ करते थे, लखनऊ में नवाब काफ़ी हुए हैं, तो वो उनका पतन हो गया है अब, यानी उनका पाट अब नहीं रहा है, उनके शाही ठाठ नहीं रहे हैं, लेकिन वो दिखावा ऐसा करते हैं कि अब भी वो नवाब हैं वहाँ के। तो जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी उनका राजपाट तो चला गया है लेकिन वो बनावटीपन अभी भी है। वो ऐसा दिखावा करते हैं कि हम अब भी नवाब हैं। आज के युग में भी समाज पर पलने वाली संस्कृति के लोगों को देखा जा सकता है। कहानी का सार इस प्रकार है। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने और एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने व ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया। जब वो स्टेशन पहुँचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे वहाँ पहले से ही एक लखनवी नवाब बड़े आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताज़े खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी। यानी जो लेखक होते हैं वो कल्पनाएं बनाते हैं और फिर कहानियाँ लिखते हैं, तो उनकी ऐसी आदत थी पुरानी।
इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे कि इसको क्या, मेरे आने से क्या इसको असुविधा हुई होगी, तो उसका अपने आप ही अनुमान लगाने लगे। तो वो सोच रहे थे शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शहर का कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देखें। उन्होंने अकेले सफ़र में वक्त अच्छे से कट जाए यही सोचकर 2 खीरे खरीदे होंगे, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खीरा तो आम आदमी खाते हैं, लेकिन वो ठहरे नवाब साहब दिखावा करते हैं कि जो आम आदमी करता है काम वो हम कैसे करें, हम नवाब हैं। तो थोड़ा संकोच कर रहे थे। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया यानी थैंक यू कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उसमें जीरा लगा, नमक लगा और मिर्च लगाकर उनको तौलिए में करीने से सजाया, यानी सजावट की बिल्कुल अच्छे से काटा, धोया, नमक मिर्च लगाया और उसको सजाया बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा, क्योंकि लेखक ने पहले ही खीरा खाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरे के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक फाँक यानी टुकड़े को उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई, यानी आंखें बंद कर ली। उनको मतलब ऐसा लगा कि कितना स्वादिष्ट है, तो आंखें बंद कर ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया, यानी उसको नवाब साहब ने खीरे के टुकड़े को उठाया, अपने मुंह तक लेके गए, लेकिन उसको सूंघा और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को होठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते थे। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए के से हाथ और होठों को पोंछा और फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हों कि यही है खानदानी रईसों का तरीका कि सिर्फ सूंघने भर से ही पेट भर जाता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, यानी उन्होंने ऐसा लगा कि इतना काम किया उन्होंने, खीरे काटे, धोए, मिर्च लगाई, उनको फिर इस तरह से खाने का दिखावा किया और इससे ऐसे मतलब ऐसे थक गए और फिर वो लेट गए। लेखक ने सोचा, क्या सिर्फ खीरे को सूंघ कर ही पेट भरा जा सकता है? तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार भी ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है, यानी खीरा अच्छा तो लगता है लेकिन पेट में कुछ भारीपन ला देता है, इसलिए उसको खाया नहीं, सिर्फ सूंघा और फेंक दिया। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु यानी उसकी जो आँखें थी वो खुल गई। चक्षु क्या होता है? आँखें, जो ज्ञान की जो उसकी आँखें थी वो खुल गई। उन्होंने सोचा, जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर कर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और पात्रों के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। तो यही इसमें लेखक कह रहे हैं कि बिना घटना, कथा वस्तु और पात्रों के भी तो कहानी लिखी जा सकती है। तो इसमें लेखक ने कोई उसको घटना नहीं मिली, कोई पात्र नहीं मिला, तो सिर्फ ये एक घटना थी जिसके ऊपर लेखक ने इसको लिख दिया और ये कहानी बन गई। हम इसको पढ़ने से हमें ये नहीं लग रहा कि हमने कोई कहानी पढ़ी है।
तो ये था आपका पाठ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।